गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग बड़े ही अच्छे मूड में होंगे और आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स का आपका एक टॉपिक है। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। दैट मीन्स वन यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में हम लोग किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और वो भी डायमेंशनल जो फॉर्मूला है उससे ही हमने उसको सोल्व किया था। दैट मीन्स यूजेज ऑफ डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। डायमेंशंस में जो यूजेज जो सेकंड नंबर पे हम लेके आते हैं वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे ये जो होमोजेनिटी वर्ड है ये निकल के आया है अपने होमोजीनियस वर्ड से बना है ये वर्ड। और होमोजीनियस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड। ऑफ सेम काइंड मतलब दैट मीन्स सारी चीजें एक जैसी हों, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग पूरी नोटबुक में है तो वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो सेम काइंड है, उसके अंदर होमोजेनिटी है उसके अंदर। तो हम लोग अगर उसमें कोई दूसरा लिख देगा तो वो डिफरेंट राइटिंग हो जाएंगी और वो तुरंत मतलब तुरंत पकड़ में आ सकती हैं, कैच हो सकती है, वो उसकी मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी कि यहाँ पे किसी और बंदे ने राइट किया है, यहाँ पे किसी और बंदे ने राइट किया है, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स और कुछ डेरिवेशंस, स्मॉल डेरिवेशंस के थ्रू हम लोग समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम उसको रीड करते हैं और अंडरस्टैंडिंग में और थिंकिंग में उसको लेके आते हैं, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा ये हम देखते हैं आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions. They have the same dimensions. फिर देखिए, जैसे एक इक्वेशन बनाई हमने a plus b by c is equals to d dot e minus f। ये एक इक्वेशन बनाई हमने। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो a की डायमेंशंस होंगी वही b की डायमेंशंस होंगी और वही d डॉट e की डायमेंशंस होंगी और वही f की डायमेंशंस होंगी। लेकिन इस केस में हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में b की कुछ भी डायमेंशन हो सकती है, c की कुछ भी डायमेंशन हो सकती है, लेकिन b बाई c की जो डायमेंशन होगी वो a के इक्विवेलेंट होगी। या फिर d डॉट e के अंदर d और c की डायमेंशंस जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन d डॉट e की जो डायमेंशंस बनेगी वो हमारी डायमेंशंस इनमें f के इक्विवेलेंट होगी या फिर b बाई c के इक्विवेलेंट होगी। ये होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो अगर इनकी डायमेंशंस इक्वल हैं दोनों की, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास में गिवन इक्वेशन है वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें प्रूफ होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी डायमेंशन एक दूसरे को मैच नहीं करती है, उस केस में हम बोलेंगे कि इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस इफ द डायमेंशंस of all the terms are not same. All the terms are not same. The equation is wrong. The equation is wrong. ये चीज हमें इसके अंदर समझनी थी। तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे। इसके लिए देखो मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं होमोजेनिटी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक जैसी ही अगर क्वांटिटी है तो हम उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक जैसी चीजों को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मेरे पास में 1 मीटर लेंथ है या 2 मीटर लेंथ है या 1000 मीटर लेंथ है, अगर उसके अंदर मैं किलोग्राम को ऐड करना चाहूं या सब्सट्रैक्ट करना चाहूं तो दिस इज इट इज नॉट परफेक्ट प्रोसेस। मतलब वो दोनों एक दूसरे में मेल खाती हुई क्वांटिटी या उनकी यूनिट्स नहीं है जिनको हम एक दूसरे में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकें। 2 लीटर पानी है, उसमें 3 मीटर की डिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो एक तरीके से ये एक मतलब मान लीजिए कि एक मूर्खता वाली बात होगी कि हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का काम कर रहे हैं, दूसरा देखने वाला सोचेगा कि ये बेवकूफ है। तो ये जो चीज है ये होमोजेनिटी में आती है। होमोजीनियस होना जरूरी है चीजों का जब हम उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, उस केस में तभी उनमें ये प्रोसेस लागू हो पाता है, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास में जो ये इक्वेशन हमने ली है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, a प्लस बी बाई सी इज इक्वल्स टू डी डॉट ई माइनस एफ।
इसके अकॉर्डिंग अगर हम होमोजेनिटी को ले तो इन सभी की जो डायमेंशंस है वो सेम आनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे के होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तभी इनकी होमोजेनिटी जो है उसको हम लोग शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में अगर हम थोड़ा और आगे चलें और मैं आपको बताऊं जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें अगर हम आप थोड़ा और डिस्कस करें इसके बारे में, तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि B और C, B बाई C का जो ये फॉर्मेट है हमारे पास में, अभी अभी मैंने बताया था, इसमें B और C की कोई भी डायमेंशंस हो सकती हैं, लेकिन B बाई C की जो डायमेंशन होगी वो A के इक्विवेलेंट होगी, वो A के बराबर होगी। सिमिलर प्रोसेस हम D और E में लगा सकते हैं, D डॉट E दोनों मल्टीप्लाइड है और ये डिवाइड में है, तो इस केस में अगर हम देखें तो D और E की जो डायमेंशंस हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, बट D डॉट E की जो डायमेंशन है वो इक्विवेलेंट होगी F के, और इक्विवेलेंट होगी B बाई C के, और इक्विवेलेंट होगी A के, अगर वो कंसिस्टेंसी में है तो। अगर नहीं है तो उस केस में इक्वेशन जो है वो रॉन्ग होगी और हम उसको इस स्टेटमेंट में उसको कंसीडर करेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग, ऐसे हम उसको डिफाइन करेंगे। ये वाला हमारा सिस्टम होता है इसके अंदर। अब अगर और थोड़ा सा हम इसी इक्वेशन को थोड़ा फर्दर और आगे लेके जाएं, सपोज कीजिए कि मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा कुछ मैं इसमें ऐड कर देता हूं इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है देखिए। अब मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया प्लस GH टू दी होल पावर I बाई J, ऐसे बना दिया, ठीक है। यहां भी कुछ ऐड कर दिया, यहां लिख दिया मैंने K cos L बाई M थीटा, cos थीटा, थीटा ये एंगल है, एंगल को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें, ध्यान से देखिए, ये एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ GH, GH का एक्सपोनेंट है I बाई H, IH क्या है, I बाई H जो है, सॉरी I बाई J जो है वो है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है यहाँ पे, और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन मेंशन लेस, इसको डायमेंशन लेस लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये जो है आपका एंगल, जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताए थे कुछ वेरिएबल क्वांटिटी होती हैं, कुछ वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, उनकी डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको 4 अलग अलग पॉइंट बताए थे लास्ट क्लास में। उसमें मैंने ये चीज डिफाइन की थी कि cos थीटा एंगल जो होता है वो वेरिएबल क्वांटिटी जरूर होती है लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होती है। ये रेडियन में लेते हैं हम एंगल, इसमें रेडियन, और रेडियन जो है वो ऑलरेडी क्या है, डायमेंशन लेस। तो ये जो है इसके अंदर, इनको हम डायमेंशन लेस से कंसीडर करेंगे और इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो K की होगी और GH की होगी। इन दोनों की जो डायमेंशन है, G और H की डायमेंशन, G की डायमेंशन और H की डायमेंशन डिफरेंट हो सकती हैं, बट G और H का जो मल्टीप्लीकेशन है, इनसे बनने वाली जो डायमेंशन है वो H के इक्विवेलेंट होगी, DE के इक्विवेलेंट होगी, B बाई C के इक्विवेलेंट होगी, और A के भी इक्विवेलेंट होगी, और K के भी इक्विवेलेंट होगी। समझ रहे ना आप? तो K क्या है यहाँ पे, K यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है, इसकी भी एक अपनी डायमेंशन होगी। बाकी ये जो फॉर्मेट है ये पूरा रेडियन में है, एंगल को रेडियन में लेते हैं हम लोग, इसके अंदर डालते हैं तो वो डायमेंशन लेस होगा यहाँ पे। ये चीज भी हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब जो आगे जो हम हमारा सिस्टम लेके चलते हैं उसमें क्या आता है उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं, इसको अरेंज करके। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक निकल के आता है वो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें सीधा सा एक ही लॉजिक निकल के आता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में मेरी नोटबुक है और उस नोटबुक में सिर्फ मेरी ही हैंडराइटिंग है, मैं ही उसमें राइट करता हूं, तो वो एक कंसिस्टेंसी हो गई उसकी। और अगर उसमें कोई दूसरा बंदा अगर उसमें हैंडराइटिंग करता है तो वो दोनों डिफरेंट हो गई, उनमें सेम नहीं रहा कुछ भी, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो हैंडराइटिंग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके से अगर किसी भी इक्वेशन को हम लेते हैं और उस इक्वेशन की अगर हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होती हैं, अगर उन फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो सेम आती है
तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, दैट मीन्स वो सही है या गलत है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक नॉर्मल हमारी मोशन की इक्वेशन होती है उसको हम यूज में लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें ये देखना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसमें रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस साइड में लिया, इसको ले लिया, मान लीजिए x को ले लिया, ये है x हमारा, इसको ले लिया, इसकी डायमेंशन निकाली तो l, x क्या है, लेंथ है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को l से डिफाइन कर दिया। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे m0 l1 t0, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब देखिए ये, अब दूसरा फॉर्मेट आपका ये आता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको क्लियर किया था लास्ट लेक्चर में कि इसके अंदर जो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का जो सिस्टम होता है, हम लोग सिर्फ इसी को डायमेंशन के अंदर कंसीडर करते हैं, प्लस माइनस वाले को मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट वाले को नहीं लेते हैं। ये बात मैंने विद रीजन आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का सिंबल आ गया है, तो हम सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमने लिखा यूटी की डायमेंशन हम बना रहे हैं यहाँ पे। यू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन बन गई एल टी माइनस 1 और टी की डायमेंशन हो गई है टी। तो हमारे पास में दोनों का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से देखिए दोनों का सॉल्यूशन हो गया एल, और इसको सिंप्लीफाई किया तो बन गया m0 l1 t0, ये बन गया है। इसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ 1/2 इज ए नंबर, और नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ये चीज भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। और उस टाइम मैंने जोर दिया था कि ये जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत यूज होने वाली है, उसी का ये यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मेट आ गया 1/2। तो 1/2 एक नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी यहाँ पे। अब देखिए a आया तो a की डायमेंशन होती है l t-2 और t स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी t और ये स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन गया है l, और ये कैंसिल हो गए हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो m0 l1 t0, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब अगर हम ये जो पोर्शन था आपका, ये इस साइड का पोर्शन है, अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले RHS ले लिया, और इधर वाला जो ये पोर्शन है ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले तो RHS इज इक्वल्स टू LHS, दैट मीन्स ये जो डायमेंशंस है ये सब की सब सेम आ रही हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो कंसिस्ट कर रही है, उसकी कंसिस्टेंसी हमें पता चल रही है कि वो सही है। तो अब अगर इसी इक्वेशन को मैं दूसरे फॉर्मेट में डालूं और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, देख लीजिए मैंने इसी इक्वेशन को लिख दिया 5x इज इक्वल्स टू ut/9 और प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे बना दिया इसको, ut/9 या 10 या जो भी आप लिखना चाहें, कोई भी नंबर। तो इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो ये कंसिस्टेंटली प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनको अगर हम छोड़ के डायमेंशन निकालेंगे तो वो यही निकलेंगी। बट क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इक्वेशन जो है ये कंसिस्ट जरूर है, इसकी कंसिस्टेंसी डायमेंशनल फॉर्मूले से प्रूफ जरूर होती है, बट ये इक्वेशन सही नहीं है। तो इस केस में हमारा जो डायमेंशनल मेथड है, ये कौन सा प्रिंसिपल होमोजेनिटी वाला, ये थोड़ा सा फेल हो रहा है इस केस में। लेकिन हम थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अभी जो केस आया था हमारे पास, उस केस में हमें देखने को मिला कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कंसिस्टेंटली प्रूफ हो रही थी। लेकिन इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया 5x इज इक्वल्स टू ut/9 प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी कंसिस्टेंटली प्रूफ हो रही है। दोनों से हमें ये पता लग रहा है कि ये भी कंसिस्टेंटली प्रूफ हो रही है और ये भी हो रही है। तो उस केस में जबकि एग्जैक्ट इक्वेशन अपनी ऊपर वाली है और नीचे वाली जो इक्वेशन है वो हमारी गलत है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले से दोनों प्रूफ होती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग एक फॉर्मेट बना सकते हैं, और उस फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं मैं आपको। जैसे हमने लिखा डायमेंशंस, ऐसे लिख दिया,
और इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया। एक में हमने लिखा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और दूसरे में लिखा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कंसिस्टेंट के भी दो पार्ट बनाए हमने। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया, मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग दोनों हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल लेके। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट पाई जाती है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो 100% रॉन्ग है। क्या है? 100% रॉन्ग है। वो इक्वेशन जो है वो 100% रॉन्ग है। ये चीज हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके लिए। देखो यहाँ से एक और एग्जांपल लिया हमने। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है अपना पहले वाले को, इसको सेकंड नंबर बनाया और मैंने लिया यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 पाई। जैसे मैंने लिया t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन f डॉट x। ये एक इक्वेशन ली हमने। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें देखना है डायमेंशनली मेथड से कंसिस्टेंटली और होमोजेनिटी लगा के कंसिस्टेंटली ये प्रूफ होती है कि नहीं होती है, ये चीज हमें देखनी है यहाँ पे। तो देखिए इसमें जैसे ये t है तो पहले इस साइड को लिया तो t टाइम को डिनोट करता है, तो इसकी डायमेंशन जो है हमने लिखा LHS इज इक्वल्स टू t और t की डायमेंशन हमने बनाई t, ये t बना दी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया m0 L0 t1, ये बन गया आपका। ठीक है, ये हमारे पास। अब इस साइड वाली डायमेंशन को लेते हैं तो ये देखिए ये जो चीज है आपकी, जैसे मैंने लिखा RHS को लिया तो 2 पाई रूट m अपॉन f डॉट x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 पाई और यहां से m अपॉन f डॉट x टू दी पावर हाफ, ऐसे लिख दिया इसको। लेकिन ये जो टर्म है 2 पाई, ये हमारा एक एंगल है। यहाँ पे देखिए 2 एक नंबर है और पाई एक कांस्टेंट, मतलब आपको एंगल रेडियन में जो लेते हैं उसका फॉर्मेट है हमारा। तो ये जो चीज है हमारी, ये कंप्लीटली डायमेंशन लेस होती है। इसके बारे में भी मैंने उस डेफिनेशन में बताया था जो आपको पहले नोट करवा चुका हूँ। तो हमारे पास में ये फॉर्मेट बचा, तो इसकी डायमेंशन हम अगर सोल्व करें तो ये मास है ऊपर और मास की डायमेंशन होती है m, हमने m लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे f फॉर फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है mLt-2, ये डिनोट कर दिया हमने। और x की डायमेंशन लेंथ और डिस्टेंस के लिए लिखा है x यहाँ पे, तो l लिख दिया और इसकी पूरे की पावर हाफ हो गई। ठीक, अब इसको और आगे सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। इनको कैंसिल कर देता हूँ मैं, f डॉट x डेट। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में L2, आपके पास में आ जाएगा ये वाला L2 और t-2 और ये चीज आई आपके पास M2L-t-2। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखी जाए तो वो क्या है, देखिए एक मिनट, हाँ ठीक है। इसमें अगर एक चीज देखी जाए तो वो हमारे पास में क्या निकल के आती है, इसको सोल्व करेंगे तो L का, एक मिनट, इसमें है ना थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है अपना। ये जो हमने लिया है इसको ऐसे लेना है हमें, इक्वेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको ऐसे दिखाना है आपको ये, तो ये बन जाएगा इस तरीके से और हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। आपके पास में जो फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगी वो होगी 1/t-2 पावर हाफ। अब इसको ऊपर लेके गए तो t और यहाँ से पावर हाफ, तो ये बन गया है आपका t। क्या बन गया है? t बन गया है ये। ठीक है, ये वाली चीज ये आपकी आ गई RHS और ये LHS भी आपकी t है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ML0 और T1, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली प्रूफ हो रही है यहाँ पे।
इस चीज को हमें देखना है। हमें ये f/x लेना था यहाँ पे, और उसको डॉट में लेने से थोड़ा फॉल्ट हो गया था, तो ये वाली चीज यहाँ पे हमें देखनी है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। उसमें हमने एक नया एग्जाम्पल लिया, अब की बार देखो क्या लिया, यहाँ से देखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन होती है आपकी, जैसे मैंने बताया आपको, एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, सिंस E इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये है, इसको चेक करना है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए कि E जो है, E क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की और आपके वर्क की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। तो वो एनर्जी और वर्क की जो डायमेंशन है उसको हमने यहाँ पे इसको ले लिया LHS, और इसमें E ले लिया हमने, और E की डायमेंशन हमने लिखी यहाँ पे ML2T-2, ये बन गई आपकी ML2T-2। देखिए कुछ डायमेंशंस ऐसी हैं जैसे वर्क की है, फोर्स की है, इनको हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमें जरूरी है याद रखनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये बन गया। अब ये तो आपकी आ गई एक साइड। अब दूसरी साइड नेक्स्ट जो है अपना इधर वाला पोर्शन, उसको हमने ले लिया RHS इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इस पोर्शन में ये जो हाफ है 1/2, ये एक नंबर है और इसकी डायमेंशन कुछ होगी नहीं, तो हमारे पास में क्या आया, mv²। mv² इज इक्वल्स टू, ये m मास है और v वेलोसिटी है, तो हमने इसको डिनोट किया, m मास की डायमेंशन मास हो गई है, m हो गई है सॉरी, और वेलोसिटी की LT-1 और इसका स्क्वायर पावर 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो m और फिर यहाँ से ये पावर ऐड हो गई, यहाँ पे स्क्वायर और T-2, दोनों साइड से सेम आ रहा है, देखिए आप, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने ली है यहाँ पे, ये कंसिस्टेंटली प्रूफ हो रही है, और इसकी जो मतलब जांच है ये सही है या गलत है, उस केस में ये इस डायमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सही आ रही है हमारी। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए उसमें थोड़ा और डिफरेंट टाइप का मेथड हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उस एग्जांपल में हमने लिया जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B एंड C, जैसे नेक्स्ट जो है हमारा उसमें हमने लिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। A, B एंड C की डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल्स टू, कोई इक्वेशन गिवन है आपको x इज इक्वल्स टू a प्लस bt माइनस ct², ये एक इक्वेशन आपको गिवन है। इसमें a, b और c इनकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। ये a, b और c जो है ये कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि किसी भी कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो जीरो हो या फिर वो डायमेंशन लेस हो, क्योंकि हमने देखा है कि प्लांक्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन सब की अपनी एक डायमेंशन होती है। तो उसी केस में ये डायमेंशन भी, ये जो कांस्टेंट है जरूरी नहीं है कि ये डायमेंशन लेस हो, इनकी भी अपनी एक डायमेंशन हो सकती है, और उसी को हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें दोनों साइड में अलग अलग लेना है, पहले इसको लेना है, देखिए ध्यान से, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो भी इसके इक्विवेलेंट होगी। ये हमारा प्रिंसिपल हमें बताता है, उसी बेस पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ले लिया, x को, लेफ्ट हैंड साइड को LHS ले लिया हमने। तो इसमें क्या था, x था आपका, और x की डायमेंशन आई आपके पास में L, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में डायमेंशन आई M0 L1 T0, ये डायमेंशन आई हमारे पास, ठीक है। अब हमने A को ले लिया, किसको लिया, A को। अब अकॉर्डिंग, पहले लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x की डायमेंशंस जो है वो a की डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे a की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी
M0 L1 T0 की हो गई, ऐसे दिखा दिया हमने। अब BT की जो डायमेंशन है वो हमने लिखी BT की डायमेंशन, B की जो डायमेंशन है वो इसके बराबर होनी चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया क्या, M0 L1 और T0 इसके बराबर होनी चाहिए। तो B की डायमेंशन क्या होगी, T उधर गया तो आपके पास में बन जाएगा M0 L1 T-1 ऐसे बन गया इधर जाके, ठीक है। ये हमारे पास B की डायमेंशन आ गई। सिमिलरली हमने लगा दिया यहाँ पे CT स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन M0 L1 T0, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से T स्क्वायर इधर चला गया तो यहाँ से आ जाएगा M0 L1 T-2, ये बन गया। तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ABC की डायमेंशन हमें पूछी गई थी, तो देखिए A की डायमेंशन तो ये हो गई आपके पास, ठीक है, B की डायमेंशन ये हो गई आपके पास, और C की डायमेंशन ये हो गई है आपके पास। और ये जो डायमेंशन है अगर हम इनको फॉलो करें तो ये जो डायमेंशन है ये किसकी डायमेंशन होती है, L लेंथ की डायमेंशन होती है, तो इसको x लिख सकते हैं या फिर d लिख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस वगैरह के लिए, तो ये x की हो गई है। और दूसरी B की डायमेंशन LT-1 ये वेलोसिटी के लिए होती है, तो हमने इसको v लिख दिया। और ये जो डायमेंशन है ये a के लिए होती है एक्सेलरेशन की, इसको a लिख दिया। अगर इन सब को इसमें पुट करें तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, देखो यहाँ से x इज इक्वल्स टू x, इसको x नोट मान लिया हमने, x इज इक्वल्स टू x नोट, और ये b प्लस b क्या है vt और माइनस at स्क्वायर, ऐसे दिखा दिया हमने। इस v को आप u मान सकते हैं, इसको u ले लिया, लीजिए u ले लिया इसको ऐसे, ठीक है। अब देखिए x नोट ये है, x माइनस x नोट इज इक्वल्स टू ut माइनस at स्क्वायर, ऐसे बन गया ये, ऐसे एक इक्वेशन बन गई है, हमें पता है इनका, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है यहाँ पे। उससे हमें समझ में भी आया कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट्स किसी इक्वेशन में गिवन है तो उनकी जो डायमेंशंस हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये सब चीजें डिस्क्रिप्टिव रूप से यहाँ पे देखी हैं। होमोजेनिटी क्या होती है, फिर होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिफाइन किया। आप लोगों ने उस चीज को देखा है यहाँ पे। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेथड मैंने अपनाया है यहाँ पे, ये मेथड बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी शॉर्ट ट्रिक वाला ही मेथड हमने अपनाया था। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं आपके साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।